नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी विधायकों ने अपनों के खिलाफ खोला मोर्चा। पहले विनोद चमोली, अब दुर्गेश्वर लाल के दिखे तल्ख तेवर। बड़ा सवाल, क्या संगठन में ठीक नहीं है सब? लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी, विस्तारकों की हुई तैनाती। मोदी सरकार की नीतियों के सहारे मांगेंगे वोट। देहरादून में मिले 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों में होगी नए वेरिएंट की जांच। अलर्ट मोड में हेल्थ डिपार्टमेंट, आम नागरिकों से भी सजग रहने की अपील। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं। पिछले 3 महीने में 18 लोगों की हुई मौत। जंगलों की जमीन पर इंसानों का कब्जा, शहरों की तरफ भाग रहे जानवर। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में लगता है कि इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अपनों के खिलाफ ही बीजेपी विधायकों के सुर तल्ख नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने जिस तरह से मोर्चा खोला, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। अपनों के खिलाफ बीजेपी विधायक, पहले विनोद चमोली, अब दुर्गेश्वर लाल। क्या पार्टी फोरम पर नहीं बन रही बात? क्या पार्टी अध्यक्ष नहीं संभाल पा रहे हालात? क्यों तनाव की स्थिति में बीजेपी? लगता है कि इन दिनों बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अपनों के खिलाफ बीजेपी के विधायक मुखर होकर मोर्चा खोलते दिख रहे हैं। बीते दिन ही पुरोला से बीजेपी के विधायक ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ आवाज उठाई तो मुद्दा गरमाने लगा। 2 नेताओं के बीच की लड़ाई जब बंद कमरे से बाहर निकली तो मुद्दा तूल पकड़ने लगा कि आखिर क्यों बीजेपी के विधायक इस तरह से एक के बाद एक अपनों के खिलाफ ही आवाज उठाते दिख रहे हैं। अनुशासन में रहने वाली बीजेपी पार्टी के नेता सार्वजनिक तौर पर किस तरह से झगड़ते दिख रहे हैं। दुर्गेश्वर लाल के मामले से इस बात को और हवा मिलती है कि मंत्रियों के कामकाज से लगता है कि बीजेपी के विधायक नाराज चल रहे हैं या फिर पार्टी फोरम पर इन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा। यही कारण है कि समय समय पर विधायकों का दर्द सबके सामने झलक रहा है। दुर्गेश्वर लाल से पहले बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने भी मूल निवास के मुद्दे पर अपना समर्थन देते हुए पार्टी से इतर बयान देकर अपने मन की पीड़ा जाहिर की थी। और अब दुर्गेश्वर लाल का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ मोर्चा खोलना इस बात की ओर इशारा करता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विधायकों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं और न ही उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। हालांकि जब 2 नेताओं के बीच की लड़ाई सार्वजनिक हुई तो संगठन भी एक्टिव नजर आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधायक से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि किसी की भी कोई नाराजगी नहीं है। कभी कभी आवेश में ऐसी चीज हो जाती है जिसके लिए दोनों ने खेद प्रकट किया है। परिस्थिति इस प्रकार निर्माण हो, ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल माननीय मंत्री से वार्ता भी की है। भाई कई हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है। गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है। इसलिए मैंने कल मंत्री से भी आग्रह किया। सब माननीय विधायक जी आज मुझे मिलने भी कल हमारी बातचीत कल हुई थी। अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना ही। मैंने मंत्री से भी कहा। आज हमारी बातचीत हुई। इनकी अपनी जो मांग है उस मांग पर मैं कल आपका मुख्यमंत्री से आपके मिलना हुआ, बातचीत हुई है। निश्चित रूप से समाधान के रास्ते बनेंगे। बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री के बीच की इस लड़ाई को लेकर अनुशासन में रहने वाली पार्टी पर जब सवाल खड़े होने लगे तब संगठन जागा। हालांकि इस बीच सीएम धामी समय रहते मामले को संभालते नजर आए। दरिया दिली दिखाते हुए बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल से उन्होंने मुलाकात की और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से फोन पर बात करके उनका पक्ष जाना। वही सीएम धामी और महेंद्र भट्ट से मुलाकात के बाद बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के तल्ख तेवर शांत नजर आए। अब उन्हें मंत्री के व्यवहार से कोई नाराजगी नहीं है। उनका कहना है कि गुस्से में कुछ बातें हो गई थी, जिसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं। चर्चा हुई कई सारी चीजों पे, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक।
पब्लिक की अगर सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं है। पद भी पब्लिक देती है, मंत्री भी पब्लिक बनाती है, सीएम भी पब्लिक बनाती है, विधायक भी पब्लिक बनाती है, तो जनता सर्वोपरि है। बता दें कि बीते दिन कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पुरोला से बीजेपी के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मंत्री के घर के बाहर धरना दिया था और मंत्री उनियाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं सुबोध उनियाल ने भी विधायक के इस कृत्य की निंदा की थी, जिसके बाद पूरे मामले का संज्ञान सीएम धामी ने लिया और समय रहते मामले को संभाला। हालांकि एक के बाद एक बीजेपी विधायकों का इस तरह से अपनों के खिलाफ आवाज उठाना जाहिर तौर पर सवाल खड़े करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नियुक्त किए विस्तारकों को उनकी विधानसभा सीट के लिए रवाना कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय से गढ़वाल मंडल के लिए 41 विस्तारकों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि विस्तारक अपनी विधानसभा में जाकर पार्टी के हक में प्रचार प्रसार करेंगे। जनता के बीच जाकर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। एक मोर्चा की बैठक है, हमारे सातों मोर्चों के प्रदेश के पदाधिकारी रहेंगे। मोर्चों के कार्यक्रम इस बीच हमारे चुनाव तक होने वाले हैं। उसकी तिथि, उसके कार्यक्रम स्वरूप, कार्यक्रम के संयोजक के नाते सब प्रकार का चीज़ें हमको लोग तय करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री कल उसके समापन सत्र में रहेंगे। और परसों की बैठक 7 तारीख की है। 7 तारीख को लोकसभा योजना बैठक है। उसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी रहने वाले हैं और तिवारी जी रहने वाले हैं। हमारे सारे सांसद, प्रदेश सरकार के सारे मंत्रीगण और हमारी कोर टीम के जो लोग हैं वो उस बैठक में रहेंगे और आगामी दिनों के लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से जो कार्य योजना है उस पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। उधर मूल निवास के मुद्दे पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने दूसरे नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि इस विषय पर राजनीति ना की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कई जातियों का एक गुलदस्ता है, ऐसे में यहाँ किसी को फायदा और किसी को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से काम नहीं होना चाहिए। वहीं रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने भी कहा कि हमारी सरकार शीघ्र मूल निवास के मुद्दे पर कोई रास्ता निकालेगी। यह उत्तराखंड विभिन्न जातियों का एक गुलदस्ता है और इसमें किसी को अलग से फायदा पहुंचाने के लिए और किसी का नुकसान करने के लिए इस दृष्टिकोण से काम नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि असम के अंदर किस प्रकार का उन्माद हुआ है, जो नियंत्रण करना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। इसीलिए ऐसे विषयों पे मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूं कि कुछ भी बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। सरकार है, सरकार जो जनहित में और प्रदेश के हित में होगा वो सरकार डिसीजन लेगी। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड परिवहन कर्मचारी संघ और देहरादून ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर यूनियन के संरक्षक सूर्यकांत धस्माना ने नए हिट एंड रन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। धस्माना ने आरोप लगाया कि ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को विश्वास में लिए बिना कानून को थोप दिया गया है। हिट एंड रन मामले में सरकार ने बिना स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिए, बिना किसी भी प्रतिनिधि संगठन जो हमारे तमाम देश के अंदर ट्रांसपोर्टर्स के संगठन हैं उनसे बिना बातचीत किए जिस प्रकार से हिट एंड रन मामले में भारी भरकम जुर्माना और सज़ा का प्रावधान किया है, उसके कारण पूरे देश के ट्रांसपोर्टर्स में, पूरे देश भर के विशेष तौर पे ड्राइवर्स के अंदर आक्रोश है। जो 2 दिन का चक्का जाम हुआ उसका नतीजा ये रहा कि सरकार को झुकना पड़ा। सरकार पहले बातचीत कर लेती तो अच्छा रहता। सरकार जब कर देती है उसके बाद उसका रिएक्शन आता है, उसके बाद रोल बैक करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि ये अनुचित है। सरकार ने जो निर्णय किया है, जो कानून पास किया है, उसको संशोधित करना चाहिए। 2 व्हीलर्स हो या फिर 4 व्हीलर्स, महिलाओं में ड्राइविंग का क्रेज तेजी से बढ़ता दिख रहा है और इसका अंदाजा साल दर साल महिलाओं की ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की बढ़ती संख्या को देखकर लगाया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। महिलाओं में बढ़ रहा ड्राइविंग का क्रेज, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में महिलाएं आगे, साल दर साल बढ़ रहा आंकड़ा। देहरादून की महिलाएं अब घर पर रहकर घर को चलाने के लिए सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि सरकारी ऑफिस और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के साथ साथ अपना व्यापार भी कर रही हैं, जिसके लिए महिलाओं को घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। तो वहीं अब स्टीयरिंग थामने में महिलाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। आज की महिलाएं सिर्फ स्कूटर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कार, जीप से लेकर एसयूवी और टैक्सी चलाने में भी आगे है।
पिछले 3 सालों में महिलाओं की ड्राइविंग लाइसेंस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 10 सालों की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों में महिलाओं का आंकड़ा पुरुषों की अपेक्षा काफी कम रहा था। हालांकि साल 2020 में इसमें बदलाव आया और पिछले 4 सालों में महिलाओं ने तेजी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर सड़क पर गाड़ियां दौड़ाई हैं। पिछले 4 सालों में कुल लाइसेंस धारकों की 1/4 संख्या में महिलाएं काबिज हुई हैं। आंकड़ों के लिहाज से यदि बात करें तो साल 2020 में 1662 महिलाओं ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। साल 2021 में 1553 महिलाओं ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। साल 2022 में 1933 महिलाओं ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। वहीं साल 2023 में 1986 महिलाओं ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाली महिलाओं में अधिकतर कामकाजी महिलाएं हैं। हालांकि घरेलू महिलाएं भी खूब लाइसेंस बनवाकर सड़कों पर स्कूटर चला रही हैं। साथ ही डीएल मिलने के बाद महिलाएं खुद की टैक्सी भी चला रही हैं। वहीं आरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि आरटीओ विभाग में महिलाएं ज्यादा से ज्यादा डीएल बनवा रही हैं। महिलाएं भी इस फ्रंट पे आगे आ रही हैं, वो भी गाड़ी चला रही हैं और जब गाड़ी चलाएंगी तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होता है। तो आरटीओ ऑफिस देहरादून में आप देखेंगे कि महिलाएं जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आ रही हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यह बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। मैं भी अनुरोध करूंगा अन्य महिलाओं से भी कि वो भी आगे आएं और ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के गाड़ी जरूर चलाएं। इसमें अभी मैं बताना चाहूँगा जो आंकड़े हमारे पास हैं, इस साल अभी तक लगभग 8500 ड्राइविंग लाइसेंस हमारे यहाँ बने हैं और जो महिलाओं की संख्या है वो लगभग 2000 के आसपास है। मतलब 25 से 30% ड्राइविंग लाइसेंस हमारे यहाँ जो बन रहे हैं उनमें संख्या महिलाओं की है। यह बहुत ही सराहनीय है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भर बन रही हैं। ऑफिस गोइंग वुमेन हो या फिर होम मेकर, गाड़ी चलाने के लिए महिलाएं अब पुरुषों पर भी निर्भर नहीं रह गई हैं। महिलाएं सड़कों पर गाड़ियां खूब दौड़ा रही हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आए दिन मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं। इन घटनाओं के बीच कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और अगर बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक वन्यजीवों के हमलों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लेकिन क्या आपने सोचा कि वन्यजीव शहरी इलाकों का रुख आखिर क्यों कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी समस्या बन गई है। आबादी का दायरा बढ़ने से जंगल का कटाव तेजी के साथ हो रहा है। सरकार और वन विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों पर रोक नहीं लगाई जा सकी है और इस संघर्ष में इंसानों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बात अगर बीते कुछ दिनों की करें तो उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में देहरादून के राजपुर क्षेत्र में भी गुलदार का आतंक देखने को मिला था, जहां पर 4 साल के बच्चे को गुलदार घर से उठा ले गया। वहीं कोटद्वार और उसके आसपास के इलाकों में भी आए दिन सड़कों पर हाथियों की धमक देखने को मिल रही है। नैनीताल के भीमताल में तो आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया गया। इस इलाके में 2 महीने के भीतर इस आदमखोर बाघ ने कई लोगों को घायल भी किया। आदमखोर बाघ के डर से लोगों ने घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्य में पिछले 3 महीने में वन्य जीवों के हमलों से 52 लोग घायल हुए हैं, जबकि 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इन वन्य जीवों के आतंक के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वन्य जीव अपना जंगल छोड़कर शहरी इलाकों का रुख आखिर क्यों कर रहे हैं? एक्सपर्ट्स की माने तो सर्दियों के मौसम में जिस तरह से इंसान के खाने पीने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, वैसे ही जानवरों में भी बदलाव होते हैं। सर्दियों के समय में जानवरों का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, जिस वजह से जंगलों में उनकी भूख शांत नहीं हो पाती और खाने की तलाश में जंगली जानवर शहर और दूसरी जगहों का रुख करते हैं। इसके अलावा जंगल के बाहर पड़े कूड़े के ढेर को भी इसका जिम्मेदार बताया गया है। जंगली जानवर कूड़े के ढेर में खाने की तलाश करने के लिए जंगल से बाहर आते हैं। जंगलों की कैरिंग कैपेसिटी न होना भी एक बड़ी वजह बताई गई है। जंगलों में मानवीय घुसपैठ से भी जानवर नाराज होते हैं।
देवभूमि में जिस तरह से आए दिन आबादी बढ़ती जा रही है, लोग अब जंगलों की जमीन पर भी कब्जा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जंगलों के बीच बस्ती आबादी इन हमलों का मुख्य कारण बन चुकी है। ऐसी स्थिति में लाजमी है कि जंगली जानवर अपना जंगल छोड़कर शहरी इलाकों की तरफ रुख जरूर करेंगे, लेकिन इंसान अपनी जान गंवाने के बाद भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। नए साल के साथ ही अब एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। दोनों मामले देहरादून से सामने आए हैं, जहां पर 2 बुजुर्गों में कोविड की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोविड के नए वेरिएंट JN1 की पहचान के लिए दोनों संक्रमित मरीजों के सैंपल को जांच के लिए भेजा जा चुका है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोविड की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है। देखिए, कोविड के संबंध में मेरे द्वारा सभी DMs और CMOs के साथ VC की जा चुकी है और इंस्ट्रक्शंस हमने रिले किए हैं और सबको सतर्क होने के लिए अवगत किया है। हाँ, देखिए, पहला केस तो उत्तराखंड में हमारा मैक्स हॉस्पिटल में मिला है, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो पहले हमारे आने वाले थे, लेकिन वो स्टेबल है, दैट्स वाई वो होम आइसोलेशन में उनको रखा गया है, तो वो घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो दूसरा केस हमारे पास एक मतलब जो हमारा पहला केस हुआ, वो सिटी हॉस्पिटल से एक वृद्ध महिला है जिनको पुरानी थायराइड की और ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिसमें हल्की बीमारी के बाद वो आए थे और उनमें उनका कोविड पॉजिटिव आया है। देहरादून नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भवन कर वसूली की जा रही है। भवन कर जमा करने के लिए अब नगर निगम की तरफ से शहर में कैंप लगाए जाएंगे। पहले चरण में शहर के 13 स्थान में कैंप लगाने के लिए कर अधीक्षक को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष में करीब 60 करोड़ का लक्ष्य नगर निगम ने रखा है और अब तक भवन करदाताओं द्वारा करीब 36 करोड़ रुपए भवन कर जमा हो चुके हैं। देखिए, 31 मार्च तारीख हमारा वित्तीय वर्ष क्लोजिंग होती है, तो उससे पूर्व जिन लोगों के भवन कर अभी बचे हुए हैं उसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। मिशन मोड में अभियान किया जा रहा है। ऐसे सभी क्षेत्र जहां पर अभी बकायेदार बचे हुए हैं, छूटे हुए हैं, उनकी सुविधा के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए प्रायर सूचना के साथ लोगों को बताया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करूंगा सभी भवन स्वामियों से कि अपना भवन कर समय से जमा कराएं। हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में 17 साल के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के युवक की मां के साथ अवैध संबंध थे। इसी का विरोध करने पर आरोपी ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 1 जनवरी की दोपहर बैरागी कैंप में गंगा किनारे 17 साल के युवक का शव मिला था। सिर में गहरे घाव मिले थे और इस घटना के पीछे करीब 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। 1 तारीख को थाना कनखल में एक 17 वर्षीय युवक की बच्चे की एक हत्या का मामला संज्ञान में आया है। इसका नाम यश उर्फ कृष था और ये रात के समय अपने परिजनों से कह के अपने एक परिचित के साथ बाहर निकला था। उसके बाद सुबह इसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेकर तत्काल इसमें भी पंजीकृत किया गया था। तहकीकात के बाद जब सारी चीज़ें जब इसके खुलासे में आए तो इसमें इसी का एक परिचित अमित कटारिया जो है वो इसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में सामने आया है। गदरपुर के संजय नगर गांव में गुरु पर्व के मौके पर गुरुद्वारा नानक दरबार ने नगर कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें दूर दराज से आई संगत ने हिस्सा लिया। बता दें कि नगर कीर्तन में सिख धर्म से जुड़ी पारंपरिक युद्ध कला का भी प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर सिख धर्म के अनुयायियों ने कहा कि प्रकाश पर्व हमें देश और धर्म के लिए की गई कुर्बानियों को याद दिलाता है। ता मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहूँ। गुरु गोविंद सिंह ने भक्ति का संदेश दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु गोविंद सिंह ने कभी किसी पे जोर जुल्म नहीं किया। उन्होंने सबकी रक्षा की। उन्होंने अपने युद्ध में मुसलमानों को केवल उन्हीं से लड़े थे जो आतताई थे, जो बहुत ज़्यादा दुष्ट लोग थे। बाकी किसी मुसलमान से उन्होंने युद्ध नहीं किया। उन्होंने युद्ध में बहुत से युद्ध भी जीते। नरेंद्रनगर विधानसभा की पट्टी दोगी के कोडियाला में पहुंची अक्षत कलश यात्रा
क्षेत्रवासियों ने गाजे बाजे से फूल मालाओं के साथ इसका जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया। कोडियाला क्षेत्र में वेद पाठी पुरोहित पंकज शास्त्री द्वारा अक्षत कलश का विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। वहीं दूर दूर के बीहड़ गांव क्षेत्रों से भी सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई। के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, वो इस राम मंदिर अक्षित अभियान में बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया और उन लोगों ने आंदोलन करते करते राम मंदिर को अब अपने मंदिर के जाने की उन्होंने नहीं देखी। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा उत्साह है। हमारे सभी क्षेत्र की साथियाँ, हमारे भाजपा के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के सभी हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग एक साथ, महिलाएं, मातृशक्ति सभी एक साथ लेकर के बड़ी जोश के साथ आज इस हमारे पातालेश्वर महादेव के मंदिर में आए हैं, प्रांगण में आए और उनका सभी का यहाँ जोरदार पूजा, हमारे पूजा कलश की पूजा होने के बाद जोरदार नारा के साथ इस कार्यक्रम को हम कलश जुलूस निकालते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी विधायकों ने अपनों के खिलाफ खोला मोर्चा। पहले विनोद चमोली, अब दुर्गेश्वर लाल के दिखे तल्ख तेवर। बड़ा सवाल, क्या संगठन में ठीक नहीं है सब? लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी, विस्तारकों की हुई तैनाती। मोदी सरकार की नीतियों के सहारे मांगेंगे वोट। देहरादून में मिले 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों में होगी नए वेरिएंट की जांच। अलर्ट मोड में हेल्थ डिपार्टमेंट, आम नागरिकों से भी सजग रहने की अपील। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं। पिछले 3 महीने में 18 लोगों की हुई मौत। जंगलों की जमीन पर इंसानों का कब्जा, शहरों की तरफ भाग रहे जानवर।